नमस्कार, बेस्ट इन्वेस्ट में आपका स्वागत है। आज हमारे संग बात करने के लिए जुड़ रहे हैं हमारे इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट श्री अतुल वर्मा जी। और इससे पहले कि हम आज की बात का सिलसिला चालू करें, आपसे विनती है कि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए वीडियोस, ताकि जो हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं उसका फायदा आपको, आपके घर वालों को और आपके दोस्तों को मिले। आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आइडेंटिफाई करें कि एक ऐसी कंपनी जिसको आप आज खरीद के कुछ लंबी अवधि के लिए अगर ना देखें तो आप निश्चित रहे कि आपने गलत जगह अपना निवेश नहीं किया है। और बात का सिलसिला आगे बढ़ना है उससे पहले बता देना चाहता हूं, यहाँ पे डिस्कस सारी जानकारी केवल इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए है, हमारी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अतुल जी नमस्कार। हेलो, कैसे हैं आप? बढ़िया। तो अतुल जी, सबसे पहले जब हम बात करते हैं किसी भी कंपनी में कि मैं पैसा निवेश करके निश्चिंत हो जाऊं कुछ लंबे समय के लिए, मैं उसमें एक चीज आपसे जानना चाहता हूं। जो कंपनी अपना प्रॉफिट फिगर, सेल्स फिगर पब्लिश करती है, आजकल क्वार्टरली आने लगे हैं, एक निवेशक कहाँ से उसको रीड करे, किस एंगल से कि उसे लगे कि हाँ ये कंपनी लंबी अवधि के लिए सही है? अगर आपके पास एक्सपर्टीज बहुत ज्यादा अभी है नहीं एंड टाइम भी नहीं है अगर हम बहुत ज्यादा, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन नॉर्मली होता है कि म्यूचुअल फंड में जाएं। बट म्यूचुअल फंड में क्योंकि एक कुछ एवरेज सा रिटर्न ही आता है, विच इज गुड, साल का यू कैन एक्सपेक्ट, इक्विटी वाला कोई फंड है अगर तो एनुअल 10%, 11%, 12% आएगा। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि आपके पास टाइम भी है और एक्सपर्टीज भी है और आप उससे ज्यादा आपकी एक्सपेक्टेशन है, तो फिर आपको इंडिविजुअल शेयर्स खुद ही लेने पड़ेंगे। अब उसमें फिर बात आती है कि अगर मैं खुद ही लेने के लिए जा रहा हूं, तो कुछ कंपनियां तो ऐसी होती हैं जो आपने अभी ली और फिर क्योंकि उनका पास्ट इतना अच्छा है और यू आर एक्सपेक्टिंग कि मतलब इफ यू लुक एट द फर्म्स की इससे आगे भी उनके प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं, तो आपने कुछ फर्म्स ली बाय एंड होल्ड के उससे और लेके उनको रख दिया। कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो इकोनॉमी के साथ ऊपर जाती हैं और फिर साइक्लिकली नीचे भी आती हैं। तो अब अगर आपके पास एक्सपर्टीज है टू आइडेंटिफाई कि साइक्लिकली कौन सी कंपनी अभी अभी नीचे है और कौन सी ऊपर आ जाएगी, तो वो भी आप ले सकते हैं। आज वी आर गोइंग टू फोकस ऑन ओनली दोज कंपनीज जो कि ओवर द इयर्स ऊपर ही जाएंगी, एक्सपेक्टेशन कुछ ऐसी है और आप उनको लेके छोड़ सकते हैं कई सालों के लिए। क्योंकि हम अगले कई सालों की बात इसमें हो रही है, तो सिर्फ एक क्वार्टर के रिजल्ट से देख के हमें कुछ आइडिया बहुत नहीं लगेगा। हमको देखना पड़ेगा, कई साइट्स हैं जहां पे कि पिछले 5 साल की इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती कि किस किस तरीके से इस कंपनी की सेल्स, नेट प्रॉफिट कैसे बढ़ रहे हैं। तो हमको फर्स्ट, क्योंकि ये रिसर्च करना आसान नहीं है, तो वी वुड लाइक कि ये रिसर्च एक स्मॉल लिस्ट की हो। तो स्मॉल लिस्ट के लिए बहुत आसान सा तरीका है कि पहले अगर मानो मेरे को अल्टीमेटली कंपनियां लेनी है 5, तो आपको हो सकता है रिसर्च करनी पड़े टॉप 20 की या या कुछ ऐसा। वो टॉप 20 की लिस्ट लेने के लिए बहुत अच्छा सोर्स क्या होता है कि म्यूचुअल फंड्स की, जो अच्छे म्यूचुअल फंड्स हैं आपके लार्ज कैप वाले, उनकी इक्विटी होल्डिंग्स की इंफॉर्मेशन कई साइट्स पे अवेलेबल है कि इनकी टॉप होल्डिंग्स ये वाली 5 है, ये 10 है, ये 20 है। तो अच्छे वाले म्यूचुअल फंड्स हैं जिन्होंने की रिसर्च करके वो लिस्ट उनके पास आई है, वो लिस्ट आप वहां से ले लें और उसमें से टॉप 15-20 छांटने में बहुत टाइम नहीं लगेगा। और उन 20 को लेके फिर आप इफ यू डू द रिसर्च कि पिछले 5 इयर्स में उनकी सेल्स कैसे कैसे इंक्रीज हुई हैं, तो नॉर्मल एक्सपेक्टेशन शुड बी कि करीब 15% कम से कम सेल्स शुड इंक्रीज ऑलमोस्ट एवरी ईयर। कंपनी के पास अच्छे एम्प्लॉयज हैं, उनका एक्सपेंसेस शुड आल्सो गो अप, सो द सैलरीज पेड बाय द कंपनी ओवर द ईयर शुड आल्सो ग्रेजुअली इंक्रीज। और एक चीज, टैक्सेस, जो कंपनी नेट प्रॉफिट होता है उसके बाद जो टैक्सेस पे अगर पे हो रहे हैं, तो टैक्सेस भी अगर हर साल इंक्रीज हो रहे हैं, दैट्स अ वेरी गुड साइन। डिविडेंड्स,
जो नेट प्रॉफिट में जो एक शेयर जो कि शेयर होल्डर्स को हर साल आता है या साल में 2 बार आता है, ये भी अगर ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा हो तो दैट्स अ वेरी गुड साइन. नाउ द रीजन व्हाई आई एम ट्राइंग टू एम्फसाइज ऑन दीज, ये जो 3 चीजें हैं, कि ऐसा होता है कि बहुत सी कंपनियां दे ट्राई टू फज द रिजल्ट्स, दे ट्राई टू शो कि हमारे सेल्स अच्छी हो रहे हैं, नेट प्रॉफिट अच्छा हो रहा है, लेकिन ये तीन चीजें ऐसी जिसमें कि एक्चुअल कैश फ्लो होता है. आपने अगर डिविडेंड दिया तो डिविडेंड का एक्चुअल चेक शेयर होल्डर के पास आता है. इसको फज नहीं कर सकते, एक्चुअल कैश फ्लो को फज नहीं कर सकते, एंड हेंस these 3 things are fairly important. सर एक चीज आपने बोली कि सैलरीज पेड, जो किसी भी कंपनी की वेबसाइट पे अवेलेबल होता है डेटा, उसमें केवल टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स की सैलरी होती है. Which can it give a clear picture कि अगर सैलरी इंक्रीज टॉप लेवल का हो रहा है तो अक्रॉस द कंपनी सैलरी इंक्रीज हो रहा है? नहीं, टोटल सैलरी बिल ये इंफॉर्मेशन होती है. दिस शोज यू कि पिछले 4 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले सैलरी, टोटल सैलरी बिल. तो उसमें आपको ये मालूम ही होगा कि अगर अच्छे लोगों को, देखिए इट इज इंपॉर्टेंट कि कंपनी अच्छे लोगों को दे शुड बी एबल टू रिटेन देम. उनको रिटेन करने के लिए सैलरी बिल हैज टू गो अप. अगर सैलरी बिल ना बढ़ रहा हो तो इट्स अ रेड फ्लैग फॉर मी कि यार 5 साल से सैलरी बिल तो वही है, सेल्स आर गोइंग अप, तो शायद अच्छे लोगों को नहीं रिटेन किया गया है. तो अतुल जी, शायद आपकी ये बात जॉब सीकर्स के लिए भी फायदेमंद होगी. अतुल जी, हमारे संग बहुत सारे हम यूज करते हैं, जैसे रिटर्न ऑन कैपिटल क्या है, डेट इक्विटी रेशियो क्या चल रहा है, प्रॉफिट मार्जिन. तो उन सब का क्या रोल रहता है कि हम फ्यूचर कैसे आइडेंटिफाई करें, क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन जो है वो अभी का है, डेट इक्विटी अभी का है, फ्यूचर में कैसा बन रहा है उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ट्रेंड को? देखिए ऐसा होता है कि आई थिंक इट्स रीजनेबल टू एक्सपेक्ट कि अगर कोई कंपनी 10-20 साल से इट इज डूइंग वेल, तो चांसेस आर कि अगले 5 साल भी शायद वो उसी स्टाइल से, उसी रेट से इंक्रीज सब होगा उसमें, विच आई थिंक इज नॉट अ बैड थिंग टू थिंक अबाउट कि भाई ये मतलब इफ यू अज्यूम कि जैसे हिस्ट्री है वैसे ही आगे कुछ होगा, तो उसके लिए रिटर्न ऑन मतलब अब किसी भी कंपनी ने अगर कुछ पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है तो या तो शेयर होल्डर से लिया हुआ है पैसा, या फिर बैंक से लिए हुए लोन, कैपिटल हो गया ये टोटल, इफ यू एड अप द 2 थिंग्स. अब इसके ऊपर कंपनी कितना नेट प्रॉफिट दे आर एबल टू अर्न, राइट. मतलब एक तो ये होता है कि अगर ये पैसा मैं किसी बैंक के एफडी में लगा देता और वहां से मुझे रिटर्न आ रहा है साल का 6%, 7%, अगर कोई कंपनी का आरओसी भी इतना ही है तो फिर कंपनी खोलने का फायदा क्या हुआ. तो आरओसी कम से कम 10, 11, 12, 13 होना चाहिए पर ईयर. तो इट इज इंपॉर्टेंट कि आप ये देखें कि ओवर द इयर्स आरओसी कंपनी का इंप्रूव हो रहा है, अच्छा होना बहुत, इट्स फेयरली इंपॉर्टेंट. बाकी बात रही मार्जिन की. अगर एक कंपनी ने कोई प्रोडक्ट 100 रुपए का बेचा, इट इज इंपॉर्टेंट टू फाइंड आउट कि उस 100 रुपए की सेल में उनको नेट प्रॉफिट 5 रुपए का है, 8 रुपए का है कि 10 रुपए का है कि. तो अगर कोई एफिशिएंट कंपनी है, इफ इट इज एबल टू कंट्रोल द कॉस्ट और उनका मार्जिन इंक्रीज होता है तो उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है. तो अगर एक ही सेक्टर में 2 कंपनियां हैं एंड दे आर मेकिंग द सेम थिंग, अगर एक कंपनी ज्यादा एफिशिएंट है, उनका मार्जिन अगर ज्यादा हो जाता है, तो दैट इज विल हेल्प इन द लॉन्ग रन, क्योंकि आप हर एवरी टाइम दे सेल उनका नेट प्रॉफिट इज हायर. तीसरी चीज जो अभी आपने बात करी अबाउट डेट टू इक्विटी, तो अगर डेट होता है, अगर आपने लोन्स वगैरह है, तो उसका यू हैव टू रीपे द लोन्स, यू हैव टू पे द इंटरेस्ट एवरी ईयर, व्हिच कैन बी अ बिग ड्रैग ऑन द नेट प्रॉफिट्स. तो इट इज इंपॉर्टेंट कि लोन बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए. अब क्या चीज ज्यादा है वो ये है कि इफ यू डू द कंपैरिजन, तो जो मार्केट वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई बाय द प्राइस, डेट अगर इससे ज्यादा हो तो उसको मैनेज करना बहुत ही टफ हो जाता है. तो डेट टू इक्विटी रेशियो अगर 1 हो या उससे कम हो तो देन इट्स ओके. प्रेफरेबली 0.5 हो, 0.2 हो, 0 हो तो बहुत ही अच्छी बात है कि अगर लोन है ही नहीं, लॉन्ग टर्म लोन अगर ना हो तो बहुत ही अच्छी बात है. बहुत तो कम. ये हाँ नहीं,
यू विल फाइंड कि इस तरीके की बहुत फर्म्स हैं इंडिया में, ब्लू चिप ऐसी बहुत सी फर्म्स हैं जिनके ऊपर लॉन्ग टर्म लोन 0 है। एक दो नहीं है, 8, 10, 20, 30 है ऐसी। चलिए, तो इनके अलावा कोई और रेशियोज या आप रिकमेंड करेंगे देखने के लिए? करेक्ट गवर्नमेंट के अलावा मतलब ऐसा होता है कि एक जो थियरी है कि मैं आई विल बाय अ शेयर जो बहुत एक्सपेंसिव ना हो, तो वैल्यू बायर के लिए फिर होता है कि हाउ डू आई फाइंड कि कौन सी चीज सस्ती है, कौन सी चीज आपकी इट इज एक्सपेंसिव। तो अब कई इसमें रेशियो आती हैं, प्राइस टू इक्विटी, सेल्स, सो सॉरी, प्राइस टू यू, so if you take the ratio of the price of the share to the earning per share, PE, PE रेशियो, हाँ, so that shows कि कितने टाइम आप अर्निंग्स का प्राइस में यू आर पेइंग, सो इफ इट्स 5 टाइम्स, 10 टाइम्स, 15 टाइम्स। सिमिलरली अगर अर्निंग्स बहुत इफेक्टिव ना हो तो बहुत से लोग क्या करते हैं, प्राइस टू सेल्स की रेशियो ले लेते हैं। ओके, कि बहुत से लोग क्या करते हैं, प्राइस टू दे टेक दी वैल्यू ऑफ, देयर इज अ बुक वैल्यू व्हिच शोज कि इस कंपनी के रिजर्व्स क्या हैं, क्या उनकी होल्डिंग्स हैं। तो बहुत दफा वो प्राइस टू बुक, so for example most of the banks are checked on the basis of price to you check the book value, उसकी रेशियो is more important than PE for a bank, right? तो ये कई रेशियोज हैं जो कि वो like the people who are interested to buy something cheap, value investors, उनके लिए ये रेशियोज आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अब इसमें बहुत बहुत जरूरी है कि आपको कोई एक कंपनी होगी उसकी पी होगी 10, 12, 14, एक होगी कंपनी उसकी 20 है, एक की 30 है, एक की 40 है, 50, 60, 70, 80 इस रेंज में है सारी। तो इट इज इंपॉर्टेंट कि इफ यू आर डूइंग द कंपैरिजन, तो कंपैरिजन अगर दो कंपनियों में हो रहा है तो वो एक ही सेक्टर की होनी चाहिए। हो सकता है कि सॉफ्टवेयर की फर्म्स हैं तो उनका पी का रेंज होगा 10, 12, 15, 16, 18, 20। अगर if they're in a sector like let's say ऑटो, हो सकता है वहां पे ये रेशो हो 12, 14। बट देर आर मेनी कंपनीज जो कि आर इन द रेंज ऑफ 40, 50, 60 which are more into the areas like the FMCG and so on. So you should not take the P of FMCG and compare with one of the banks, for example. Yes, that you should not do. कंपेयर बैंक्स को लेके कंपेयर कर लें, दो तो सिमिलर बिजनेस की दो कंपनियां आप लें और उसकी कोई भी ये एक लेके यू कैन डू द कंपैरिजन कि इसकी रेशियो ये है, इसकी रेशियो ये है। दैट मेक सेंस, एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन होना चाहिए। तो एक बात और बताइए, हम दोनों यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, हम देखते हैं अपना प्राइम टाइम पे चल रहा है या बड़े बड़े टीवी चैनल्स पे जो मीडिया में रिकमेंडेशन आती है कि ये खरीद लीजिए, ये बेच लीजिए, वो कितने रिलायबल होते हैं? देखिए ऐसा है कि मेरा एक्सपीरियंस ये है कि ये बहुत दफा ये जो रिकमेंडेशंस आती हैं दे आर बायस्ड। वो ये मतलब टू इन्फ्लुएंस द शेयर प्राइस, दे से इट्स अ बाय एंड द रिवर्स आल्सो। तो अगर आपने ये मतलब यू कैन टेक दैट एज अ स्टार्टिंग पॉइंट, बट रिसर्च आपको नॉर्मली खुद ही करनी होगी, खुद ही उसके नंबर्स देख के अगर आपको सही लगे तभी आप आगे जाए। सिर्फ रिकमेंडेशन मेरे को कई बार ये भी लगता है कि रिकमेंडेशन आई जिस टाइम एनालिस्ट बात कर रहा है वहां पे, और आपने शाम को टीवी खोल के देखा, सुबह से शाम तक मार्केट में क्या हो गया, वो ऑलरेडी ऊपर भाग गया शेयर। तो यू नेवर नो, इसलिए आप जब भी इन्वेस्ट कर रहे हो उससे पहले एक अपना रिसर्च वर्क करना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत एब्सोल्युटली जी। एक बात बताइए मेरे को कि जब हम बात कर रहे हैं रिसर्च की, तो हर आदमी खुद से रिसर्च नहीं कर पाता, यह सारी इंफॉर्मेशन रेडिली अवेलेबल भी नहीं होती है नेट पे। तो ऐसे में एक आम निवेशक किससे जाके बात करे कि भाई? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि
कि आपके पास वही इंफॉर्मेशन अवेलेबल है जो कि नेट पे अवेलेबल है। कई साइट्स, जैसे मैंने इससे पहले भी कई नाम हम लिए हैं साइट पे, तो उन साइट से आप पिछले 4 साल का 5 साल का डेटा, ग्राफ वगैरह वो सब। उसके अलावा वैल्यू एड अगर आपको रियली इंटरेस्ट है तो यू कैन गो एंड टॉक टू सम ऑफ द स्टेक होल्डर्स। अब कौन से हैं इसमें स्टेक होल्डर्स? हर कंपनी के ऑफिसेज मेजर टाउन्स में होते हैं, तो आप जाके उनके एम्प्लॉय से बात करिए कि भाई ये कंपनी, how do you like the company? You can talk to the people who buy the products of the company, right? So you talk to some of the customers. You can talk to some of the people who sell the goods, shopkeepers and dealers. तो इनसे आपको बहुत अच्छी इनपुट आएगी कि ये कंपनी, हाउ इज द कंपनी, इनकी सेल कैसी है, लोगों को इस कंपनी के बारे में क्या इंप्रेशन है। तो यू कैन टॉक टू सच स्टेक होल्डर्स। इसके अलावा मैनेजमेंट की इंटरव्यूज आती हैं हर क्वार्टर में। अगर आपको बहुत इंटरेस्ट है तो उसको सुन के कुछ आइडिया ये लगता है कि मैनेजमेंट, हाउ, उनका क्या प्लान है, उनका हाउ गुड इज द मैनेजमेंट, उनकी विजन क्या है। तो यू कैन लिसन टू ऑल दोस थिंग्स। किसी भी कंपनी में निवेश करने के लिए लॉन्ग टर्म हमें किन एंट्री बैरियर्स या लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट रेलेवेंस क्या है, वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? देखिए, ऐसा होता है कि हर इंडस्ट्री में इफ यू वांट टू स्टार्ट द इंडस्ट्री, फॉर एग्जांपल अगर आपने इफ यू वांट टू स्टार्ट अ कंपनी टू मेक ऑटोज, तो कार की फैक्ट्री लगाने के लिए यू नीड थाउजेंड्स ऑफ करोड्स, हंड्रेड्स में काम नहीं होगा आपका। तो उसमें ये दिस अ बिग एंट्री बैरियर। उसी तरीके से कोई प्लांट अगर आपने न्यू प्लांट के बारे में अगर आप सोच रहे हैं, स्टील का प्लांट, सीमेंट का प्लांट, तो इनमें सब एंट्री बैरियर्स हैं। अब जिनमें ऐसे एंट्री बैरियर्स हैं उसमें नए कंपटीशन का आना बहुत ही टफ है। और जहां पे कंपटीटर कम हो तो उसमें फिर जो एग्जिस्टिंग है प्लेयर्स, वो अच्छा प्राइसेस दे कैन चार्ज। जहां पे कंपटीशन कम हो तो उनके लिए फिर अच्छा हो जाता है। तो जहां पे एंट्री बैरियर्स बहुत ज्यादा हो, उस तरीके की इंडस्ट्रीज में चांसेस आर कि मार्जिन विल ग्रेजुअली इंप्रूव। जो अभी इस समय सेल हो रही है, जो चीज बिकती है, क्या ये चीज साल के बाद, 2 साल के बाद, 5 साल के, विल इट स्टिल बी रेलेवेंट? क्या ये चीज अभी जो लोग ले रहे हैं, क्या ये 5 साल के बाद भी लेंगे? अगर ऐसा ट्रू है तो यस, द कंपनी विल बी एबल टू सर्वाइव आफ्टर 5 years। लेकिन कुछ ऐसा प्रोडक्ट है जो कि अभी तो बिक रहा है लेकिन बाद में नहीं, मतलब चांसेस आर कि ये फोन का एक ही मॉडल है इनके पास, या उनको आई मीन यू कैन थिंक ऑफ थिंग्स लाइक ऑटो है। अब तो यू माइट से कि जिस कंपनी के पास ऑटोज एक टाइप के हैं, उनके पेट्रोल, डीजल और बाद में इलेक्ट्रिक के होने जा रहे हैं, और इनका कोई प्लान नहीं है अभी टू मूव टू इलेक्ट्रिक, हो सकता है साल 2 साल के बाद ऐसा चीज आए कि ये इन लोगों का माल ही ना बिके, क्योंकि पीपल वांट टू बाय समथिंग न्यू, और इन लोगों ने वो सोच के नहीं निकाला, तो दे माइट बी इन ट्रबल, राइट? तो ये देखना बहुत जरूरी है आगे कि क्या इनका माल 5 साल के बाद भी बिकेगा कि नहीं बिकेगा, तो वो देखना बहुत जरूरी है। जी, किसी भी कंपनी को, एक जो आप कह रहे हैं कि बिकेगा या नहीं बिकेगा 5 साल बाद, तो किसी भी कंपनी को मेरे ख्याल से इनोवेशन या नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करना या पेटेंट्स कराना, वो शायद काफी इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा। आई मीन फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रीज इन विच यू आर मेकिंग समथिंग वेरी स्पेशल, कोई मेडिसिन हो, कोई केमिकल हो, कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो, तो इनके पैटेंट में क्या होता है, इनकी पैटेंट में क्या होता है कि सिर्फ इसी कंपनी को वो चीज बनाने की इजाजत होती है, बाकी लोगों को अलाउड ही नहीं होता है। तो जब तक वो पैटेंट उनका वैलिड है, तब तक अगर सिर्फ वही है या 1-2 लोग और हैं, तो कंपटीशन होता है कम, इनके मार्जिन बहुत बहुत ज्यादा होते हैं उस समय। तो अगर कोई कंपनी की इनोवेशन आ रही है, नए नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, उनके पैटेंट्स हैं, उनके रिसर्च बहुत अच्छी हो रही है, तो इस कंपनी का फ्यूचर नॉर्मली अच्छा होगा। और एक्सेस टू रॉ मटेरियल,
हाँ, अगर मानो कोई है फर्म विच यूजेस कोल या आयरन ओर और उनके पास अपनी माइन हो अगर, तो चाहे वर्ल्ड में आयरन ओर का कुछ भी दाम हो, कोल का जो भी रेट हो, उनको क्योंकि कैप्टिव उनकी माइंस हैं, तो उनकी रॉ मटेरियल अगर सही दाम पे उनको मिल रहा है तो वो दे विल ऑलवेज डू वेल। ये तो खैर इंटरनल फैक्टर्स हो गए, जैसे एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हो सकते हैं। कुछ कंपनियां होंगी जो सारा रॉ मटेरियल चाइना से आ रहा है सपोज, और आज की डेट में अगर इंडिया चाइना टेंशंस हैं तो आगे तो उनको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इस प्रॉब्लम्स आ सकती है, इतना स्मूथ नहीं हो सकता है, या टाइम लग सकता है। तो वो सारी चीज भी देखने वाली होती है। और एक बात बताइए कि मैनेजमेंट, हम देखते हैं बहुत हाई सैलरी पे आते हैं, किसी भी कंपनी का जो टॉप मैनेजमेंट होता है वो कितना केपेबल है कुछ करके कुछ टर्नओवर करने के लिए, ये कैसे आइडेंटिफाई किया जाए? देखिए, दिस इज फेयरली टफ। मैं इसमें क्या देखता हूं कि क्या ये मैनेजमेंट सिर्फ एक इज इट लिमिटेड टू द पीपल और एंड देयर किड्स? अगर तो ऐसा है कि फैमिली का है तो उसका एक वन वे टू चेक इज लुक ऑन द बोर्ड, लुक ऑन द कंपनीज के नाम। अगर लास्ट नेम सबका वही है तो शायद ये इट इज नॉट द मैनेजमेंट इज नॉट वेरी प्रोफेशनल। शायद उन्होंने अपने भाई बहन चाचा उसका बेटा एंड एंड सो ऑन उनको एम्प्लॉय कर रखा है, विच आई डोंट लाइक। कॉर्पोरेट नेपोटिज्म बोला जाए हाँ, इसे। बिल्कुल बिल्कुल। तो तो अच्छा, प्लस एक क्या होता है कि अच्छा, आई एम नॉट सेइंग कि अगर इफ इट इज ओन्ड बाय बाय द पर्सन तो फैमिली वाले इट इज बैड, ऐसा नहीं है। फैमिली में नॉर्मली क्या होता है, जो फर्स्ट जनरेशन होती है दे डू वेल, उसके बाद जो अगली जनरेशन आती है वो शायद उतनी अच्छी नहीं होती है या शायद ना हो अच्छी। तो जनरेशन आफ्टर ये जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन भी उतनी अच्छी होगी, ये कोई जरूरी नहीं। तो आई वुड ट्राई टू अवॉइड जहां मुझे लगे कि शायद इसकी मैनेजमेंट बहुत अच्छी। दूसरी चीज क्या करता है, आई लुक एट द क्वालिफिकेशंस ऑफ द सीनियर मैनेजमेंट। अच्छी क्वालिफिकेशन होने चाहिए, अच्छी इंस्टीट्यूट से होने चाहिए। उसके अलावा आई एम ऑल्सो स्लाइटली बायस्ड कि अगर बहुत ओल्ड लोग हैं जिनकी उम्र थोड़ी 50-60 से मतलब यू फाइंड कि दे आर हायर, आई एम स्लाइटली बायस्ड टुवर्ड द यंग पीपल कि अगर मैनेजमेंट में यंग लोग हैं तो दैट्स गुड। आई माइट बी ये टॉपिक हो जाता है कि मतलब एक्सपीरियंस एंड डायनामिक्स, मतलब आपका कितना डायनामिक पर्सनालिटी है, मतलब यंग डायनामिक्स के संग जोड़ा जाता है, और ओल्ड गार्ड जो होता है उसे एक्सपीरियंस के संग जोड़ा जाता है। करेक्ट करेक्ट। मतलब देखिए, माय एक्सपीरियंस इट हैज बीन कि बहुत सारे ये जो फर्म्स होती हैं ये सिंगल मैन शो होती है कि अब वो आदमी है जो 30 साल का था तब तो ठीक अच्छा था, 30 40 50, अब वो 65 का हो गया लेकिन अभी भी उसके नाम पे ही सब कुछ काम हो रहा है। अगर तो हो सकता है उसका आगे कौन आएगा कैसे होगा, यू डोंट नो। सो अगर मामला बहुत ही अनसर्टन है और एक ही आदमी पे है अगर उनकी सारी डिपेंडेंस, तो आई डोंट थिंक एंड दैट्स गुड। चलिए, बहुत जल्दी से हम रैप अप करना चाहेंगे, तो मेरे को ये बताइए कि जो हम प्राइस ग्राफ देखते हैं किसी भी कंपनी का, हाँ, तो उसमें लॉन्ग टर्म प्ले क्या है, उसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाए? पहली बिल्कुल बात, सही कह रहे ग्राफ हैं। कितने समय अवधि का देखना चाहिए और क्या देखना चाहिए? हाँ, देखिए ऐसा है कि क्योंकि हमारी इच्छा है कि ये वो वाली कंपनियां हो जो हम अगले 5 साल 8 साल इनको रखें, तो पिछले 10 साल का ग्राफ देखना बहुत जरूरी है। मैंने कुछ है मतलब कुछ एग्जांपल्स ओके, आप मेरे संग शेयर कर जो दीजिए। लिए हैं। तो ये वो फर्म्स हैं जो पिछले, देखिए इंडियन यहाँ पे हर 2-3-4 साल के बाद एक डिप आता है, मार्केट विल गो डाउन। लेकिन ये वो कंपनियां हैं जो पिछले 20 साल में हर डिप में नीचे तो गई हैं, फिर जब वो डिप एक साल में सही हो जाता है तो फिर लौट के वहीं आई है जहां से डिप गई थी। गई थी और फिर उसके और ऊपर भी गई। तो आई लाइक टू सी 10 साल का एक ग्राफ गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बॉटम टू टॉप, कि मतलब ऐसे उठता हुआ ग्राफ आए और बीच में अप्स एंड डाउन आए। दैट्स नॉट। तो मैंने कुछ एग्जांपल्स व्हिच आई हैव शोन
and which we can show to the people कि ये some of the examples which show very clearly left to right, bottom to top, उठता हुआ ग्राफ ऊपर नीचे, ये is a very good sign for me. I normally going for firms like these. Okay, तो एक आजकल चलन है कि लोग अगर ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो मिड कैप और स्मॉल कैप में घुसना चाहते हैं कि पैसा कम लगेगा, तो हाँ, करेक्ट। वो कितना सावधानी बरतनी चाहिए मिड कैप और स्मॉल कैप में अर्निंग भी ज्यादा आ सकती है लेकिन रिस्क भी ज्यादा है। फॉर एग्जांपल, अगर इफ यू लुक फॉर सम ऑफ द स्मॉल कैप जो आज हैं, हो सकता है इसमें से 10 में से 3-5 साल के बाद हो ही ना, राइट? तो अगर आपने इफ यू अनलेस आपको कुछ स्पेशल किसी फर्म के बारे में इफ यू नो एंड यू हैव द कन्विक्शन, तो आप वो शेयर ले लें। बट स्मॉल कैप को बहुत दफा जब मार्केट इट गोज डाउन, उसको बेचना इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। तो स्मॉल कैप कैन बी वेरी हाई रिस्क एंड आई वुड सजेस्ट लिमिट योरसेल्फ टू ओनली दोज कंपनीज जिसके बारे में आपको बहुत अच्छा मालूम हो, जिनको कि यू आर रेडी टू होल्ड ऑन एंड यू नो कि दे विल डू वेल। तो पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे फ्यूचर परफॉर्मेंस प्रेडिक्ट करना सही है? वेल, यू कैन, मतलब कि इस बेसिस पे यू कैन नेवर बी श्योर, बट ये कहना कि जो चीज पिछले 20 साल से एक रेट से इंक्रीज हो रही है, हो सकता है देयर इज अ लाइक्लीहुड इसकी बहुत अच्छी है कि अगले 5 साल भी शायद यही इसी रेट से ऊपर जाएंगे। और एंड आई थिंक दैट्स अ फेयरली रीजनेबल assumption। कैसे आइडेंटिफाई करें कि जो हम निवेश कर रहे हैं वो एक मल्टी बैगर या अच्छा टर्न अराउंड वाली कंपनी है? ये बहुत ही टफ होता है। मतलब अच्छे एक्सपर्ट्स को ये कहना कि भाई तुम वो निकालो जो कंपनी में आज लॉस हो रहा है और कल उनको फायदा होगा, आज शेयर 100 का है और 5 साल के बाद 800 का हो जाएगा, ये तो अच्छे लोग नहीं कर सकते। तो उस बेसिस पे सारा पोर्टफोलियो आप बेस नहीं कर सकते। मतलब हो सकता है कि 10 में से एक शेयर आपका ऐसा हो, बट टर्न अराउंड वाले कैंडिडेट्स निकालना बहुत ही टफ चीज है एंड आई वुड नॉट लाइक टू बैंक ऑन इट। चलिए, आज की बात का सिलसिला यहीं खत्म करते हैं। आज हमने सीखा कि कौन से रेशियोज हैं, क्या आपके सेल्स, प्रॉफिट, सैलरी फिगर्स हैं जिनको देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आप जो निवेश कर रहे हैं वो लंबी अवधि में ग्रो करेगा। लेकिन लंबी अवधि में आपने निवेश किया है तो बिल्कुल निश्चिंत भी नहीं हो जाइए, पीरियोडिकली उसे अपने निगाह मारते रहिए कि सही चल रहा है सब कुछ कि नहीं। तो अतुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके संग आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे भी ऐसे बात करते रहेंगे और आपके टाइम के लिए धन्यवाद। और आप लोग जो हमारे को कुछ सुझाव देना चाहते हैं या कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, वो नीचे गए ट्विटर हैंडल या ईमेल एड्रेस पे आप भेज सकते हैं। साथ में जुड़ने के लिए धन्यवाद और कोरोना काल में सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें और अपने निवेश का ख्याल रखें। धन्यवाद।